जंगल में कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी थी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू अपने दो नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के लिए दाना लेने निकले थे। घर में बच्चे भूख और डर से बेहाल थे। भैया, माँ और पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत चुटकी, मैं अभी बाहर जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। तू यहीं छिपकर बैठ। नन्हा कुक्कू बाहर निकला, लेकिन बर्फीली हवाओं ने उसे रास्ता भटका दिया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक पुरानी लोहे की ट्रेन खड़ी दिखाई दी। वह डर के मारे उसके एक डिब्बे में जा छिपा। उधर रीमा और टुन्नू एक बरगद के नीचे फंसे थे। जब बर्फ रुकी तो वे दौड़कर घर पहुंचे। टुन्नू, देखो, कुक्कू घर पर नहीं है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? धैर्य रखो रीमा, हम उसे अभी ढूंढते हैं। दोनों पागलों की तरह जंगल में कुक्कू को पुकारने लगे। हारकर वे एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगे। तभी कुक्कू उड़ता हुआ उनके पास आया और उनसे लिपट गया। सब खुशी खुशी घर लौटे, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले दिन आसमान में काली घटाएं छा गईं। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ कांपने लगे। रीमा ने देखा कि उनका छोटा सा घोंसला तिनका तिनका होकर हिल रहा है। टुन्नू, बच्चों, जल्दी बाहर निकलो, घर गिरने वाला है। जैसे ही वे बाहर निकले, एक जोरदार धमाके के साथ उनका घर टूटकर जमीन पर आ गिरा। कड़ाके की ठंड में अब उनके सिर पर छत नहीं थी। रीमा को कालू कौवे और गौरी कौवी की याद आई, जिनकी उसने कई बार मुसीबत में मदद की थी। चलो कालू के पास चलते हैं, वो हमें मना नहीं करेगा। जब वे कालू के दरवाजे पर पहुंचे तो कालू ने रूखापन दिखाया। ए, यहाँ क्यों आए हो? मेरा घर छोटा है, यहाँ तुम सबके लिए जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। हाँ, और मुफ्त का खाना यहाँ नहीं मिलेगा। अपना रास्ता नापो। कालू भाई, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। बाहर बहुत बर्फ गिर रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भागो यहाँ से। रीमा का परिवार भारी मन से बर्फीले तूफान में भटकने लगा। तभी कुक्कू को अचानक कुछ याद आया। माँ, कल मैं जिस लोहे के घर में छिपा था वो बहुत मजबूत है। चलिए हम वहीं चलते हैं। भारी बर्फबारी के बीच वे सब उस पुरानी ट्रेन तक पहुंचे। वह ट्रेन लोहे की थी, इसलिए हवा और बर्फ का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने वहां सूखे घास के टुकड़े जमा किए और एक आलीशान सुरक्षित घर बना लिया। वाह माँ, ये तो हमारे पुराने घर से भी ज्यादा मजबूत और गर्म है। रात का समय था। बाहर तूफान और भी भयानक हो गया था। तभी ट्रेन के दरवाजे पर किसी के कराहने की आवाज आई। रीमा ने देखा कि कालू और गौरी बर्फ में जम रहे थे। उनका घर भी तूफान में उड़ गया था। रीमा, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रीमा, इन्हें अंदर मत आने देना, इन्होंने हमें मुसीबत में दुत्कारा था। टुन्नू, अगर हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। रीमा ने दरवाजा खोला और उन दोनों को अंदर बुला लिया। उसने उन्हें गरम खाना दिया और रहने की जगह भी। रीमा, तुम्हारी दया ने आज हमारी जान बचा ली। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, हमें माफ कर दो। भूल जाओ गौरी, मुसीबत इंसान को सीख देने आती है, बदला लेने के लिए नहीं। उस दिन के बाद वह पुरानी ट्रेन जंगल के सभी बेघर पक्षियों का बसेरा बन गई। रीमा की दयालुता और कुक्कू की सूझबूझ ने सबको एक नया जीवन दिया था। कालू और गौरी अब बदल चुके थे और सब मिलजुल कर खुशी खुशी उस ट्रेन वाले घर में रहने लगे। ठिठुरती ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ऊंचे पेड़ों वाले उस जंगल में बर्फीली हवाएं चलने लगी थीं। रीमा चिड़िया, उसका पति टुन्नू, उनके दो प्यारे बच्चे कुक्कू और चुटकी और टुन्नू की बूढ़ी माँ एक छोटे से किराए के घोंसले में रहते थे। टुन्नू का गरम गरम पकोड़ों का एक छोटा सा माँ, आज भी बोहनी तक नहीं हुई। इस कड़ाके की ठंड में कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। अगर यही हाल रहा तो हम मकान मालिक का किराया कैसे देंगे? धैर्य रख बेटा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तभी अचानक एक सेठ कबूतर आया और उसने टुन्नू के सारे पकौड़े खरीद ली।
टुन्नू खुशी खुशी घर लौटा, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। टुन्नू, 3 महीने का किराया बाकी है। या तो कल पैसे दे देना, वरना सामान समेत बाहर निकाल दूंगा। याद रखना, ये चील की चेतावनी है। टुन्नू जी, अब क्या होगा? हमारी जमा पूंजी तो खत्म हो गई है। पता नहीं रीमा, लोग ठंड में बाहर ही नहीं आते। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम पकोड़ों के साथ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी बेचना शुरू करें। चाय की खुशबू और उसकी गर्माहट के बहाने लोग रुकेंगे और साथ में पकोड़े भी खाएंगे। रीमा का यह सुझाव काम कर गया। अगले ही दिन टुन्नू के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग गई। पास ही में कालू कौवे का पानी पूरी का ठेला था। कड़कड़ाती ठंड में भला ठंडी पानी पूरी कौन खाता? इस टुन्नू की इतनी हिम्मत! मेरी दुकान खाली पड़ी है और इसके यहाँ मेला लगा है। मुझे कुछ करना होगा। एक दोपहर जब टुन्नू सामान लेने बाजार गया, कालू कौवे ने मौका पाकर टुन्नू के ठेले में आग लगा दी। धूं धूं करके टुन्नू की रोजी रोटी जल गई। सब खत्म हो गया रीमा, मेरा ठेला जल गया। अब हम क्या खाएंगे? मुसीबत कम न थी कि तभी चील मकान मालिक आ धमका और उसने पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। वह बेघर परिवार बर्फीली हवाओं के बीच भटकने लगा। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना बरगद का पेड़ मिला। टुन्नू ने सूखी पत्तियां जमा की और आग जलाई। पापा, क्या हमें पूरी रात यहीं रहना होगा? नहीं बेटा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। माँ जी, चलिए हम सूखी घास और टहनियाँ इकट्ठा करते हैं। रीमा और उसकी सास ने मिलकर घास जमा की और टुन्नू ने अपनी मेहनत से एक मजबूत घास का महल तैयार कर दिया। अब उनके पास छत तो थी, पर पेट खाली था। रीमा ने एक बड़ा फैसला लिया। टुन्नू जी, ये रहे मेरे सोने के झुमके। इन्हें बेचकर आप पकोड़े और चाय का सामान ले आइए। हम यहीं अपनी नई दुकान शुरू करेंगे। पर रीमा, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप बस शुरुआत कीजिए। अगले दिन टुन्नू ने घास के घर के सामने ही एक अनोखी दुकान सजाई। उसने दुकान के ठीक सामने ग्राहकों के बैठने के लिए एक बड़ा आग जलाया। आइए भाइयों, आग तापिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए और रीमा के हाथ के लाजवाब पकौड़े खाइए। वाह, यहाँ तो आग की गर्माहट भी है और स्वाद भी। चलो यहीं बैठते हैं। देखते ही देखते टुन्नू की घास वाली दुकान मशहूर हो गई। दूर दूर से पक्षी वहां ठंड भगाने और बातें करने आने लगे। एक शाम बर्फीली हवाएं इतनी तेज चलीं कि कालू कौवे का पानी पूरी का ठेला पलट गया और वह खुद ठंड से अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे कांपता देख टुन्नू दौड़कर उसके पास गया। कालू भाई, जल्दी आओ, आग के पास बैठो, चलो गरम चाय पीते हैं। टुन्नू, मैंने तुम्हारा ठेला जलाया, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की और तुम मुझे बचा रहे हो। दुश्मनी अपनी जगह है कालू भाई, पर इंसानियत सबसे ऊपर है। ठंड सबको लगती है। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती मानी और टुन्नू से माफी मांगी। अब टुन्नू का परिवार फिर से खुशहाल था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और परिवार साथ हो तो घास का घर भी किसी महल से कम नहीं होता। कड़कड़ाती ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। नीले आसमान में सूरज की गर्मी कम और बर्फीली हवाओं का जोर ज्यादा था। इसी जंगल के एक पुराने झुलसे हुए पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, बेटे कुक्कू और छोटी बेटी चुटकी के साथ रहती थी। उनका घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर रहा था, जहाँ से ठंडी हवाएं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आज रात हम फिर भूखे सोएंगे? नहीं मेरी बच्ची, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे पिता लकड़ी लेने गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। टुन्नू लकड़ी लेकर आया और आग जलाई, लेकिन ठंड इतनी थी कि आग भी बेअसर लग रही थी। मेहनत और ठंड की मार से टुन्नू की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। रीमा, मुझसे अब उठा नहीं जा रहा। बच्चों का ख्याल रखना। आप चिंता ना करें, आप आराम करें। अब घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। रीमा मदद की उम्मीद लिए कालू कौवे के पास पहुंची, जिसके पास टुन्नू मजदूरी करता था।
कालू कौवा बहुत ही घमंडी और कंजूस था। कालू भाई, टुन्नू बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं काम करके सब लौटा दूंगी। अरे ओ रीमा, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही। बीमार है तो घर बैठो, मुझे मुफ्त खोरों की जरूरत नहीं है। और क्या, शक्ल देखिए अपनी। जाओ यहाँ से, हमारे घर के सामने भीड़ मत लगाओ। रीमा की आंखों में आंसू थे। वह भारी मन से वापस लौट रही थी कि तभी एक सुनसान गुफा के पास से किसी के कराहने की आवाज आई। कौन है वहाँ? कोई मुसीबत में है क्या? रीमा ने गुफा के अंदर जाकर देखा कि एक बूढ़े साधु बाबा जमीन पर पड़े थे। उनके पैर पर एक जहरीले सांप ने काटा था और जहर शरीर में फैल रहा था। बेटी, पानी, बहुत दर्द हो रहा है। रीमा घबराई नहीं। वह तुरंत उड़कर जंगल की गहराई में गई और औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ लाई। उसने उन पत्तियों को पीसकर साधु के घाव पर लगाया। कुछ ही देर में जहर का असर कम होने लगा। तुम्हारी दया ने आज मेरे प्राण बचा लिए। तुम जैसी नेक चिड़िया को कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। ये लो, ये अग्नि पाषाण है। ये जिसके पास होगा उसे कभी ठंड नहीं सताएगी। रीमा वह चमकता हुआ लाल पत्थर लेकर घर पहुंची। जैसे ही पत्थर घोंसले में रखा गया, पूरे घर का वातावरण बदल गया। अरे वाह माँ, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे घर में सूरज आ गया हो। ये साधु बाबा का आशीर्वाद है बेटा। अब हमें लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पक्षी उस पेड़ के पास से गुजरता, उसे वहां से गर्माहट महसूस होती। धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैल गई और कालू कौवे के कानों तक भी पहुंची। गोरी, सुना तुमने? उस मामूली चिड़िया के पास कोई जादुई चीज है। अगर वो हमारे पास हो तो हमें इस सर्दी में मजे आ जाएंगे। तो देर किस बात की? रात के अंधेरे में उसे उठा लाओ। रात को जब रीमा का परिवार गहरी नींद में था, कालू चुपके से पत्थर चुराकर अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही वह पत्थर कालू के घर पहुंचा, उसका रंग लाल से नीला हो गया। ये क्या? ये पत्थर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? कालू देखो, हमारे पंखों पर बर्फ जम रही है, बचाओ। देखते ही देखते कालू का पूरा घर बर्फ के किले में बदल गया। पत्थर में से एक गरजती हुई आवाज आई। ओ लालची कौवे, ये पत्थर केवल निस्वार्थ लोगों के लिए गर्मी देता है। तूने इसे चुराया है, इसलिए अब तू इसी ठंड में जम जाएगा। अगर जान प्यारी है तो इसे अभी वापस कर। कालू और गौरी ठंड से नीले पड़ चुके थे। वे कांपते हुए रीमा के घर पहुंचे और पत्थर उसके कदमों में रख दिया। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। हमने लालच में बहुत बड़ी गलती की। अपनी जान बचाकर हम भाग रहे हैं। बस हमें माफ कर दो। कालू भाई, ईमानदारी की रोटी में जो सुख है वो चोरी में नहीं। हाँ, खैर, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जैसे ही पत्थर रीमा के हाथ में आया, वह फिर से गर्म हो गया। पत्थर की गर्मी से टुन्नू की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब रीमा का परिवार उस जादुई पत्थर की गर्माहट में खुशी खुशी रहने लगा। हिमालय की ऊंची चोटियों के नीचे एक घना जंगल था, जो पूरी तरह सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ था। यहाँ की ठंड हड्डियों को कपा देने वाली थी। इसी बर्फीले जंगल में एक नन्ही चिड़िया चुटकी अपने माता पिता रीमा और टुन्नू के साथ एक सूखे पेड़ पर रहती थी। सुबह का समय था, चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। रीमा और टुन्नू लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बर्फबारी के कारण दाना मिलना। माँ, पिताजी, आज मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, बाहर बहुत बर्फीली हवाएं चल रही है। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारे पंख इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि तुम इस बर्फीले तूफान का सामना कर सको। हाँ चुटकी, रीमा ठीक कह रही है। तुम यहीं सुरक्षित रहो। हम वादा करते हैं कि कुछ दिनों में जब धूप खिलेगी तब हम तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। चुटकी उदास तो हुई, पर उसने माता पिता की बात मान ली। रीमा और टुन्नू उसे घोंसले में छोड़कर भोजन की तलाश में उड़ गए। उड़ते उड़ते दोनों जंगल के उस पार एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे, जहां एक पुराने पेड़ पर कुछ जमे हुए फल लटके थे। जैसे ही रीमा ने
एक फल को तोड़ने के लिए चोंच मारी। ऊपर जमी हुई बर्फ के बोझ से एक विशाल पत्थर खिसक गया, टुन्नू, हटो यहाँ से। लेकिन देर हो चुकी थी। वह पत्थर सीधे उन दोनों पर गिर गया और वे दोनों वहीं मर गए। बर्फीली वादियों में सन्नाटा छा गया। शाम ढल चुकी थी। चुटकी अपने घर की दहलीज पर बैठी ठंडी हवाओं के बीच आसमान को ताक रही थी। अंधेरा हो रहा है। माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? शायद आज उन्हें बहुत सारा खाना मिल गया होगा। तभी दूर से उसे एक परछाई आती दिखी। चुटकी खुशी से झूम उठी। वो आ गए, वो आ गए। लेकिन पास आने पर पता चला कि वह उसके माता पिता नहीं बल्कि कबूतर था। उसकी आंखें नम थीं और वह बुरी तरह हाँफ रहा था। चुटकी बेटा, एक बहुत अनर्थ हो गया। मैंने रीमा और टुन्नू को पत्थर के नीचे दबते देखा है। वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनते ही चुटकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरी रात उस ठंडे घोंसले में अकेली रोती रही। बाहर गिरती बर्फ मानो उसके आंसुओं के साथ मिल गई थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ी। भूख से चुटकी का बुरा हाल था। वह लड़खड़ाते हुए पास के एक मैदान में पहुंची जहां कुछ पक्षी दाना चुग रहे थे। वहां गौरी कौवी, लूसी कबूतरी और लाडो चिड़िया मौजूद थी। चुटकी एक ठंडी टहनी पर बैठकर उन्हें देख रही थी, पर डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी गौरी कौवी की नजर उस पर पड़ी। अरे चुटकी, तुम वहाँ अकेले क्यों बैठी हो? यहाँ आओ। चुटकी धीरे से उनके पास आई। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। हमें कबूतर ने सब बताया। रीमा और टुन्नू हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमें बहुत दुख है कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। पर तुम घबराओ मत चुटकी, तुम अकेली नहीं हो। ये लो, मेरा आधा दाना तुम खा लो। एक एक करके सभी पक्षियों ने अपने हिस्से का भोजन नन्ही चुटकी के सामने रख दिया। उस दिन के बाद से जंगल के उन पक्षियों ने चुटकी को अपना लिया। वे उसे रोज अपने साथ भोजन की तलाश में ले जाते और उसे बर्फीले तूफान से बचना सिखाते। चुटकी, आज हम उस ढलान की तरफ चलेंगे जहाँ धूप जल्दी आती है। वहाँ घास आसानी से मिल जाएगी। जी गौरी मौसी, मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे चुटकी ने अपने टूटे हुए घर को सूखी घास और रुई से फिर से गर्म और आरामदायक बना लिया। अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। वह अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। समय बीतता गया। चुटकी अब बड़ी हो गई थी। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरती थी। लेकिन हर रात जब चांद की रोशनी बर्फीली वादियों को चमकाती, चुटकी अपने घोंसले के दरवाजे पर रुककर तारों को देखती। उसे महसूस होता कि उसके माता पिता उन तारों में बैठकर उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसकी आंखों में एक आंसू जरूर आता, पर अब उसमें जीने का साहस और अपनों का साथ भी था। कड़ाके की ठंड का मौसम था। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुकी जा रही थीं। ऐसे में जंगल के एक कोने में मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने गर्म घोंसले में कुछ खास बनाने की तैयारी। देखो बाहर कितनी ठंड है, क्यों ना आज चटपटे छोले भटूरे बनाए जाएं। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं अभी लकड़ियाँ जलाता हूँ। थोड़ी ही देर में पूरे जंगल में छोले भटूरों की सोंधी सोंधी खुशबू फैल गई। हरियाली ने भटूरे तले और मिट्टू ने मसालेदार छोले तैयार किए। मिट्टू, मसाले तेज हो गए हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो पास के झरने से पानी पी कर आते हैं। ठीक है, पर जाने से पहले एक प्लेट अपनी सहेली रीमा चिड़िया के लिए भी निकाल लेते हैं। बेचारी अकेले ठंड में दाना ढूंढ रही होगी। वे दोनों एक प्लेट रीमा के घर देकर पानी पीने निकल गए। उसी जंगल में गोरी नाम की एक चालाक कौवी रहती थी। वह बहुत कामचोर थी और अक्सर दूसरों के घरों से खाना चुराकर खाती थी। जैसे ही खुशबू उसकी नाक तक पहुंची, उसकी लार टपकने लगी। ये खुशबू तो लाजवाब है। आज तो दावत होगी। लगता है कबूतर के घर में कुछ विशेष बना है। गौरी उड़ती हुई कबूतर के पास पहुंची। क्यों कबूतर भाई, आज क्या पक रहा है? बड़ी अच्छी महक आ रही है। कैसी महक? मैंने तो बस सूखे दाने खाए हैं, वही है मेरे पास। छी, तुम पंक्षी भी ना, कभी तो कुछ अच्छा बनाकर खाया करो।
हमेशा वही बोरियत भरा खाना। जाओ यहाँ से, अपनी सलाह अपने पास रखो और मुझे सोने दो। कबूतर ने उसे डांट कर भगा दिया। गोरी फिर से खुशबू का पीछा करने लगी और मिट्ठू तोते के घर की खिड़की पर जा बैठी। अंदर सजी थाली देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत अंदर घुसी और देखते ही देखते सारे छोले भटूरे चट कर गई। तभी उसे मिट्टू और हरियाली के आने की आहट सुनाई दी। घबराहट में वह पास ही पड़ी एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप गई। मिट्टू देखो, ये खाली है। हमारे छोले भटूरे कहाँ गए? ये जरूर उस गोरी कौवी का काम है। वो हमेशा ऐसा ही करती है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिट्टू ने एक भारी लकड़ी उठाई और गौरी को ढूंढने लगा। वे दोनों तुरंत रीमा चिड़िया के घर पहुंचे। रीमा, क्या तुमने गोरी को देखा? उसने हमारा सारा खाना चुरा लिया है। आज मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मिट्ठू भाई, गुस्सा शांत करो। हमें बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कोई और जानवर ले गया हो। नहीं रीमा, ये उसी की फितरत है। तुम फिक्र मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया भोजन लेकर आती हूँ। और हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए फिर से वही छोले भटूरे बनाऊंगी। रीमा खाना लेकर आ गई। इधर अलमारी के पीछे छिपी गोरी का बुरा हाल था। उसने बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी खाना खा लिया था, जिससे उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। अचानक वह दर्द से तड़प उठी। ओए माँ, मेरा पेट। मर गई मैं। पकड़ी गई चोर, निकल बाहर। अब इस डंडे से तेरा पेट ठीक करूंगा। रीमा बहन, बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिट्ठू रुको, मारना समाधान नहीं है, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। जाओ, बुलबुल डॉक्टर को बुला लाओ। थोड़ी देर में बुलबुल डॉक्टर अपना डिब्बा लेकर पहुंची। उसने गौरी की हालत देखी और समझ गई कि माजरा क्या है। गोरी, दूसरों का चुराया हुआ खाना जब बिना चबाए गले के नीचे उतरता है तो पेट में ऐसे ही तूफान आता है। अब चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे पंख पर एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाऊंगी। नहीं, सुई नहीं, मुझे दवा दे दो। गोरी, अगर ठीक होना है तो इलाज तो कराना होगा। रीमा ने गौरी को कस कर पकड़ा और बुलबुल डॉक्टर ने उसे एक तीखा इंजेक्शन लगा दिया। गौरी दर्द से बिलबिला उठी। याद रखना, ये सुई का दर्द उस दर्द से कम है जो तुमने दूसरों को भूखा रख कर दिया है। मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी किसी का खाना चुरा कर नहीं खाऊंगी। मेहनत का खाना ही सबसे मीठा होता है। तुम हर बार यही कहती हो गोरी। उम्मीद है इस बार ये सबक याद रखोगी। गौरी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। रीमा ने सबको गर्मा गर्म खाना खिलाया और उस दिन के बाद गौरी ने चोरी करना छोड़ दिया। बर्फीले जंगल में अब शांति और आपसी भाईचारा था। कड़ाके की ठंड का मौसम था। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे जंगल को सफेद चादर से ढक दिया था। इस बर्फीली शाम में रीमा नाम की एक नन्ही चिड़िया की दुनिया उजड़ चुकी थी। भारी बर्फबारी के कारण उसका घोंसला टूट गया था और अब बस 4 कमजोर लकड़ियों के सहारे एक टूटी हुई छत बची थी। रीमा अपने छोटे से बेटे कुक्कू के साथ उसी असुरक्षित छत के नीचे 2 दिनों से ठिठुर रही थी। न पेट में दाना था, न तन पर। मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कभी अपने पुराने गर्म घर में वापस जा पाएंगे? घबराओ नहीं मेरे लाल, ये बुरा वक्त बस कुछ दिनों का मेहमान है। मैं वादा करती हूँ, जल्द ही हमारे पास एक मजबूत और सुंदर घर होगा। रीमा की आंखों में आंसू थे, पर दिल में कुछ कर गुजरने की हिम्मत। उसने सोचा कि इस कड़ाके की ठंड में अगर वह गर्मा गर्म सूप का ठेला लगाए तो सभी पक्षी सूप पीने आएंगे और उससे होने वाली कमाई से वह अपना घर बना सकेगी। पर समस्या यह थी कि सूप बनाने के लिए न दाने थे न पैसे। जंगल में कालू कौवा सबसे अमीर है। उसकी पत्नी गोरी बहुत दयालु है। शायद वे मेरी मदद कर दें। रीमा उम्मीद लेकर कालू कौवे के आलीशान घर पहुंची। कालू अपने बरामदे में बैठा मजे से मेवे खा रहा था। कालू भाई, मेरा घर टूट गया है और कुक्कू भूखा है। क्या आप मुझे कुछ दाने उधार दे सकते हैं? मैं मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगी। हाँ, यहाँ सब मुफ्तखोर चले आते हैं।
जाओ यहाँ से, मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है। तभी अंदर से गौरी कौवी बाहर आई। उसने रीमा की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। ठहरो रीमा। कालू जी, इतनी ठंड में एक मजबूर माँ को खाली हाथ भेजना पाप है। इन्हें दाने दे दीजिए, आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है। ठीक है, तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ। ले जाओ ये दाने, पर याद रखना मुझे इनका मुनाफा चाहिए। रीमा दाने लेकर बाजार गई और सूप बनाने का सारा सामान ले आई। अगली सुबह उसने जंगल के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाया। ताजे सब्जियों और दानों के सूप की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। वाह रीमा, इस ठंड में तुम्हारे इस गरम सूप ने तो जान डाल दी। सच में रीमा, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। अब हम रोज यहीं आएंगे। शाम तक रीमा के पास काफी पैसे जमा हो गए। वह खुश थी कि अब वह कुक्कू के लिए घर बना पाएगी। लेकिन दूर पेड़ पर बैठा कालू यह सब देख रहा था। उसके मन में लालच और जलन बढ़ती जा रही थी। वह उड़कर रीमा के पास पहुंचा। बस बहुत हुआ रीमा, ये ठेला और ये सारी कमाई अब मेरी है। तुमने मेरे दानों से ये काम शुरू किया था, इसलिए इस पर मेरा हक है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। कालू भाई, ये अन्याय है। मैंने दिन रात मेहनत की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून मत सिखाओ मुझे, भागो यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। टूटे दिल के साथ रीमा गौरी के पास पहुंची और उसे सारी सच्चाई बताई। गौरी को यह सुनकर बहुत ठेस पहुंची कि उसका पति इतना गिर सकता है। वह तुरंत कालू के पास पहुंची, जहां कालू शान से ठेले पर कब्जा जमाए बैठा था। कालू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच और लालची हो। एक बेसहारा माँ की मेहनत छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने सिर्फ रीमा का हाथ नहीं छीना, बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ दिया है। अरे गोरी, मैं तो बस अपना मुनाफा वसूल रहा था। चुप रहो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे लालची इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना। गौरी का फैसला सुनकर कालू हक्का बक्का रह गया। उसने ठेला वापस कर दिया और गौरी को रोकने की कोशिश की, पर गौरी जा चुकी थी। वह अब अकेले रहने लगी। रीमा ने फिर से अपना काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और सूप के स्वाद ने उसे जंगल का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी बना दिया। देखते ही देखते उसने एक बहुत ही सुंदर और मजबूत लकड़ी का घर बनाया, जिसमें ठंड का कोई असर नहीं होता था। देखो माँ, हमारा नया घर कितना सुंदर है। अब हमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ की मेहनत और गौरी चाची की अच्छाई का फल है। जहाँ रीमा और कुक्कू अब चैन की नींद सोते थे, वहीं कालू कौवा अपने अहंकार में सब कुछ खो चुका था। उसकी दौलत उसे सुकून न दे सकी और वह दर दर अकेला भटकता रहा। मेहनत और ईमानदारी की नींव पर बना घर हमेशा टिकता है, जबकि लालच और अहंकार इंसान को अपनों से भी दूर कर देता है।